बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फ्राइटनर्स। इस कहानी की शुरुआत में एक शहर दिखाया जाता है। इस शहर का नाम होता है फेयर वाटर और फेयर वाटर में पिछले कुछ वक्त से बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। इन मौतों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन जब डॉक्टर्स इनका पोस्टमार्टम करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे इनके दिल के अंदर किसी ने हाथ डाल के इनके दिल को निचोड़ दिया हो। फेयर वाटर पूरा शहर दहशत में है क्योंकि पिछले 4 सालों में 30 मौतें हो चुकी हैं और आज से 30 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। शहर के लोगों का मानना है कि शैडो ऑफ डेथ यानी कि मौत का साया शहर में वापस आ चुका है। इसी शहर में एक आदमी रहता है जिसका नाम है फ्रैंक बैनिस्टर और कुछ सालों पहले फ्रैंक बैनिस्टर की पत्नी की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। फ्रैंक बैनिस्टर भी उस कार में था लेकिन वो बच गया, पर इस दुर्घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस दुर्घटना के बाद फ्रैंक बैनिस्टर को आत्माएं दिखना शुरू हो जाती है। वो किसी भी आत्मा को देख सकता है, उनसे बातें कर सकता है और ऐसी 3 आत्माओं से उसकी दोस्ती भी होती है। इनमें से एक का नाम होता है साइरस, जिसकी मौत 1970 में हुई थी और अपने वक्त में जब ये जिंदा था तो एक गैंगस्टर था। दूसरे का नाम होता है नर्ड और तीसरे का द जज, क्योंकि ये एक जज था। अपनी पत्नी की मौत के बाद फ्रैंक ने अपना काम छोड़ दिया और अब वो उन लोगों के घरों से भूत प्रेत को भगाता है जिनके घरों में भूत प्रेतों का साया होता है। बदले में उनसे पैसे लेता है। फ्रैंक एक दिन जब गाड़ी चला रहा होता है तो उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक आदमी के लॉन के अंदर घुस जाता है, जिससे उसका काफी नुकसान हो जाता है। इसका नाम रे होता है। फ्रैंक रे को अपना विजिटिंग कार्ड देता है। वो कहता है जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं उसे भर दूंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रे की पत्नी का नाम लूसी होता है और वो एक फिजिशियन, एक डॉक्टर है और वो एक घर में जाती है। इस घर में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम है मिसेस ब्रैडली और ये कभी एक साइकाइट्रिस्ट थी। ये अपनी बेटी के साथ इस घर में रहती है। इसकी बेटी का नाम पट्रिशिया है और लूसी यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि पट्रिशिया का हाथ चाकू से सब्जी काटते हुए कट जाता है। हाथ में घाव बहुत गहरा होता है और लूसी चाहती है कि वो पट्रिशिया को हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन पट्रिशिया की मॉम मिसेस ब्रैडली ऐसा करने से उसे मना कर देती है। वो कहती है कि पट्रिशिया कभी घर से बाहर नहीं जाती और लूसी को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन लूसी पट्रिशिया के गले पर कुछ गहरे घाव के निशान देखती है। लूसी पट्रिशिया से पूछती है ये तुम्हारे साथ किसने किया, पर इससे पहले कि पट्रिशिया कोई जवाब देती उसकी मॉम लूसी को वहां से जाने के लिए कहती है। लूसी वापस अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर उसका पति रे है और जब रे और लूसी घर पर होते हैं तभी उनके घर में अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। लूसी जिस बेड के ऊपर बैठी होती है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और घर की सारी चीजें हिलना शुरू हो जाती है। लूसी समझ जाती है कि उनके घर में कोई साया है, कोई भूत है और वो फ्रैंक को कॉल करती है। फ्रैंक वहां पर आ जाता है। फ्रैंक कहता है कि आज तक मैंने जितने भी केस देखे ये उसमें सबसे खतरनाक है, लेकिन मैं इसे हैंडल कर लूंगा और मेरी फीस होगी $400, पर तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। आज सुबह मेरी गाड़ी से जो तुम्हारे लॉन का नुकसान हुआ था ये काम मैं उस नुकसान के बदले कर दूंगा, और फ्रैंक उनका काम कर देता है। फ्रैंक कहता है कि मैंने तुम्हारे घर से भूतों को भगा दिया है, और जब वो लूसी के पति रे से बात कर रहा होता है तभी उसे रे के फोरहेड पर एक नंबर दिखता है और ये नंबर होता है 37। फ्रैंक इस नंबर को देखकर हैरान होता है और वो कहता है तुम्हारे सिर पर नंबर कैसा है, लेकिन रे उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे घर से जाने के लिए कहता है। फ्रैंक वहां से चला जाता और तभी रे के घर की दीवार पर एक साया उभरता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि फ्रैंक ने जानबूझकर रे के घर पर उन आत्माओं को भेजा था जो उसकी दोस्त हैं, ताकि वो रे को डराएं और जब रे फ्रैंक को बुलाएं तो वो उसके इस काम के बदले में उसका वो नुकसान ना भरे जो उसने सुबह उसके घर पर किया था। अब अगले दिन जब फ्रैंक सड़क पर चल रहा होता है तो तभी वो देखता है कि सामने से रे उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, लेकिन ये रे नहीं होता बल्कि उसकी आत्मा होती है। वो फ्रैंक से टकराता है, ये दोनों गिर जाते हैं और रे उसे बोलता है कि मुझे बचा लो, वो लोग मुझे दफनाने वाले हैं। फ्रैंक रे को बोलता है कि तुम मर चुके हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद ये दोनों उस जगह जाते हैं जहां पर रे को दफनाया जा रहा होता है और वहां पर रे की पत्नी लूसी फ्रैंक से कहती है कि पूरी दुनिया तुम्हें ढोंगी कहती है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है, क्या तुम रे को देख सकते हो? फ्रैंक कहता है कि हाँ। और अब लूसी और फ्रैंक एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहां पर लूसी फ्रैंक से कहती है क्या तुम रे की आत्मा से पूछ सकते हो कि उसने मेरे $15,000 कहां पर इन्वेस्ट किए? रे की आत्मा फ्रैंक को बताती है कि वो उसने एक गलत इन्वेस्टमेंट में गवा दिए। फ्रैंक ये बात लूसी को बताता है। लूसी को इस बात से दुख होता है।
लूसी फ्रैंक से कहती है कि मैं और रे कभी भी एक दूसरे के लिए ईमानदार नहीं थे, हमारी शादी कोई अच्छी शादी नहीं थी। और बातों ही बातों में फ्रैंक रे की पत्नी के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। इस बात से रे को गुस्सा आता है और वो वाइन का गिलास गिरा देता है, जिससे फ्रैंक के कपड़े खराब हो जाते हैं। और इसके बाद फ्रैंक वॉशरूम में जाता है और वहां पर उसे एक आदमी दिखता है और उसके फोरहेड पर भी उसे वैसा ही नंबर दिखता है जैसा उसे रे के फोरहेड पर दिखा था, और ये नंबर होता है 38, जबकि रे के फोरहेड पर उसे 37 दिखा था। और अब फ्रैंक समझ जाता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो चारों तरफ ढूंढना शुरू करता है, यहाँ पर कोई आत्मा तो नहीं है। तभी मिरर से एक काला साया बाहर निकलता है और वो उस आदमी के दिल के अंदर हाथ डालकर उसके दिल को पूरी तरह से मसल देती है, जिस वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। फ्रैंक ये सब कुछ देख लेता है और तभी उस आदमी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है और वहां पर रोशनी का एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है और उसकी आत्मा उसके अंदर चली जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपनी गाड़ी से उस साये का पीछा करता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि इस शहर में जितनी भी मौतें हुई हैं वो इस साये की वजह से हुई है। लेकिन वो उस साये को पकड़ नहीं पाता, वो उससे दूर निकल जाता है। वहीं अब लूसी को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस को पहले से फ्रैंक के ऊपर शक होता है। और वहां पर जहां पर अब ये आखिरी मौत हुई है वहां पर फ्रैंक भी लूसी के साथ था, इसीलिए वो लूसी से पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर FBI का एक एजेंट भी आता है और वो लूसी को बताता है कि आज से 7 साल पहले जब फ्रैंक एक आर्किटेक्ट था, वो अपना घर बना रहा था, उसका उस दिन अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ और इसके बाद ये दोनों गाड़ी से वहां से निकल गए और कुछ ही देर बाद इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें फ्रैंक की पत्नी की मृत्यु हो गई। और जब हमें उसकी डेड बॉडी मिली तो उसके फोरहेड पर चाकू से 13 नंबर लिखा था। फ्रैंक हमेशा अपनी गाड़ी के पीछे एक यूटिलिटी नाइफ रखता था और वो नाइफ हमें कभी नहीं मिला। आज तक हम उसकी तलाश कर रहे हैं और जब हमें फ्रैंक मिला तो 2 घंटे बीत चुके थे और उसका ये कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ फ्रैंक पूरी तरह से परेशान होता है और तभी उसे आसमान से एक रोशनी धरती की ओर आती हुई नजर आती है। ये वो रोशनी है जो आत्माओं को अपने साथ ले जाती है और फ्रैंक समझ जाता है कि वहां पर किसी की मौत हुई है और फ्रैंक उस तरफ जाता है और वो वहां पर देखता है कि एक जवान लड़के की मौत हो चुकी है और फ्रैंक समझ जाता है कि इसे भी उसी साये ने मारा है, जिसे यहाँ के लोग ग्रीम रीपर कहते हैं, क्योंकि फ्रैंक को वहां पर उस लड़के की आत्मा के फोरहेड पर नंबर 39 दिखता है, यानी कि आज तक वो साया 39 लोगों को मार चुका है। अब फ्रैंक यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक लेडी होती है, उसे उसके सिर पर 40 नंबर लिखा हुआ नजर आता है। फ्रैंक इसे पहले से जानता है क्योंकि ये एक न्यूज़पेपर की एडिटर है और वो फ्रैंक को बोलती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि ये फ्रैंक को एक ढोंगी समझती है। फ्रैंक कहता है कि अगला नंबर तुम्हारा है, क्योंकि उसने उसके फोरहेड पर 40 नंबर देख लिया होता है। एडिटर कहती है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? फ्रैंक कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। एडिटर उन्हें कहती है कि ये मुझे धमकी दे रहा है और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो फ्रैंक को गन पॉइंट पर ले लेती है, क्योंकि पुलिस को अब पूरा विश्वास है कि फ्रैंक ही वो आदमी है जिसने आज तक शहर में सारे खून किए हैं, क्योंकि पिछला खून जहां पर हुआ था वहां पर भी फ्रैंक था और यहाँ पर एक और खून हुआ है और यहाँ पर भी फ्रैंक है। और तभी फ्रैंक को वही साया दिखता है जिसने आज तक ये सारे खून किए हैं, लेकिन फ्रैंक के अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता क्योंकि वो इंसान नहीं है। और जैसे वो काला साया उस एडिटर को मारने वाला होता है तो फ्रैंक की जो 3 आत्माएं दोस्त हैं, जिसमें से एक जज है, वो उस काले साये पर कई गोलियां चलाता है, जिससे वो काला साया वहां से भाग जाता है। लेकिन एक बार फिर से वो वापस आता है, पर इससे पहले कि वो काला साया उस एडिटर के दिल में हाथ डालकर उसे मार देता। फ्रैंक की यहाँ पर जो 2 और आत्माएं दोस्त होती हैं, फ्रैंक उनकी मदद से एडिटर को अपनी गाड़ी में यहाँ से लेकर भाग जाता है, लेकिन वो काला साया इन दोनों का पीछा करता है और फ्रैंक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो काला साया वहां पर आता है और वो एडिटर के दिल में हाथ डालकर उसे मार देता है। फ्रैंक चाहकर भी उसे नहीं बचा पाता। एडिटर की मौत उसी तरह से हुई होती है जिस तरह से उसकी पत्नी की मौत हुई थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी की मौत के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। पर यहाँ पर उसे अपनी पत्नी की मौत की उसकी डेड बॉडी की एक झलक दिखती है, जिसके फोरहेड पर नंबर 13 लिखा होता है। और अब एडिटर की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और वो कहती है कि तुम्हें मुझे मारकर क्या मिला, तुमने अपनी पत्नी का भी खून किया था। इस बात से फ्रैंक पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है,
जहां पर पुलिस अभी भी लूसी से पूछताछ कर रही है। फ्रैंक उन्हें बताता है कि एडिटर मर चुकी है और इसके बाद फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर जो FBI का एजेंट होता है वो फ्रैंक से पूछताछ करता है और फ्रैंक उसे बताता है कि एक काला साया है जिसने सब कुछ किया है। लेकिन FBI के एजेंट को लगता है कि फ्रैंक की दिमागी हालत खराब है, उसने खुद ये सारे खून किए हैं जिसके बारे में शायद उसे खुद भी नहीं पता। और वो फ्रैंक को भी इन बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि जिन भी सायों को, जिन आत्माओं को तुम देखते हो वो सिर्फ तुम्हारी एक कल्पना, एक भ्रम है। और अब कहीं ना कहीं फ्रैंक को भी इस बात पर यकीन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वहां पर वो दो आत्माएं साइरस और नर्ड जो कि उसकी दोस्त है वो वहां पर आती है, तो फ्रैंक उन्हें नहीं देख पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग ने ये विश्वास करना शुरू कर दिया है कि जो FBI का एजेंट कह रहा था वो सही कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ लूसी अब फ्रैंक के घर पर जाती है और जब वो घर पर जाती है तो वहां पर एक रिकॉर्डेड कॉल होता है और ये कॉल होता है पैट्रिशिया की मॉम का। पैट्रिशिया वही लड़की है जिसने इस कहानी की शुरुआत में चाकू से अपना हाथ काट लिया था। और लूसी जब पैट्रिशिया की मॉम की कॉल सुनती है तो उसमें पैट्रिशिया की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी शैतान के संपर्क में है और उसी ने उसे घर पर बुलाया है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लूसी को लगता है कि पैट्रिशिया की मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो पैट्रिशिया के घर पर गई थी तो उसके गले पर कुछ निशान थे और लूसी को ऐसा लगता है कि ये निशान पैट्रिशिया की मॉम ने उसे दिए हैं। लूसी पैट्रिशिया के घर पर पहुंच जाती है, उसकी मॉम उस वक्त वहां पर नहीं होती। लूसी पैट्रिशिया से कहती है कि तुम्हारी मॉम को दिमागी बीमारी है, तुम्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। लेकिन पैट्रिशिया इस घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। वो लूसी से कहती है कि तुम नहीं समझोगी, और ये कहते हुए वो एक जार की तरफ देखती है और जब लूसी उसे उठाने वाली होती है ये पूछने के लिए कि इसमें क्या है, पैट्रिशिया उससे पहले उसे उठा लेती है। वो कहती है कि इसमें मेरे पिता की अस्थियां हैं, उन्होंने मर्डर किया और उसके बाद अपनी खुद की जान ले ली और मेरी मॉम ये सोचती है कि उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए उनकी अस्थियां मुझे अपने कमरे में रखनी पड़ती हैं। अब पैट्रिशिया की मॉम घर पर वापस आ जाती है और पैट्रिशिया लूसी को एल्मीरा के अंदर छुपा देती है और लूसी को एल्मीरा के अंदर वो चाकू मिलता है जो फ्रैंक का होता है, जिससे फ्रैंक की मरी हुई पत्नी के सिर पर नंबर 13 लिखा गया था, जिसे पुलिस कई सालों से ढूंढ रही है। लूसी इस बात से हैरान हो जाती है और वो किसी तरह से घर से निकलकर सीधा फ्रैंक के पास जेल में जाती है। लेकिन फ्रैंक लूसी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता। लूसी उसे विश्वास दिलाती है और फ्रैंक एक बार फिर से वापस अपनी नॉर्मल चेतना में आ जाता है। लेकिन तभी फ्रैंक देखता है कि लूसी के फोरहेड पर लिखा होता है 41, यानी कि उस काले साये का अगला शिकार अब लूसी है। और तभी वहां पर वो काला साया आता है। फ्रैंक उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन फ्रैंक उसे छू नहीं सकता और वो साया जैसे ही लूसी के दिल के अंदर हाथ डालता है वहां पर साइरस और नर्ड, वो दो आत्माएं जो फ्रैंक की दोस्त हैं, वो दोनों वहां पर आ जाती हैं और उस साये को वहां से धकेल कर ले जाती हैं। लेकिन वो साया एक बार फिर से आता और लूसी पर हमला करता है, लेकिन किसी तरह से फ्रैंक और लूसी जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब फ्रैंक किसी भी तरह से लूसी को बचाना चाहता है क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और उसे बचाने के लिए फ्रैंक को अपने आप को मारना होगा ताकि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाए और वो इस काले साये को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन इससे पहले वो गोली मारकर अपने आप को मारता। लूसी उसे रोक लेती है और वो कहती है कि इसका एक और तरीका है। लूसी एक डॉक्टर है इसीलिए वो बहुत कुछ जानती है और वो फ्रैंक को कहती है कि हम हाइपोथर्मिया का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही मैं तुम्हें एक ड्रग दूंगी जिससे तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएगी और ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाएगी और इससे पहले कि तुम पूरी तरह से मर जाओ मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दूंगी जिससे तुम वापस जिंदा हो जाओगे। और ये ऐसे ही करते हैं, ये इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। लेकिन फ्रैंक के पास केवल 20 ही मिनट्स होंगे क्योंकि 20 मिनट के बाद लूसी को उसकी बॉडी को रिवाइव करना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। और ये फ्रैंक को हाइपोथर्मिया के लिए एक कोल्ड स्टोरेज के अंदर डालते हैं। हाइपोथर्मिया उसे कहते हैं जब इंसान का पूरा शरीर ठंड से जम जाता है। अब जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तभी यहाँ पर FBI का एजेंट आ जाता है और वो नहीं चाहता कि फ्रैंक को यहाँ से बाहर निकाला जाए, वो चाहता है कि उसकी मौत वहीं पर हो जाए, इसीलिए वो लूसी को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाता है। अब फ्रैंक की आत्मा जो उसके शरीर से निकल चुकी है वो यहाँ पर पहुंच जाती है और वो लूसी को यहाँ
यहाँ से भगाकर ले जाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि कभी भी यहाँ पर वो काला साया आ जाएगा। और वो काला साया यहाँ पर आ जाता है। फ्रैंक और उस साये के बीच में बहुत लड़ाई होती है और फ्रैंक उसे अपने काबू में कर लेता है। और फ्रैंक को पता चलता है कि इस काले साये का नाम, जिसकी ये आत्मा है, उसका नाम जॉनी बार्लेट है, जिसने सन 1964 में एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में 11 लोगों को मार दिया था। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बनना चाहता था। इन सब कामों में उसका साथ दिया था पैट्रिशिया ने, लेकिन उस वक्त पैट्रिशिया की उम्र मात्र 15 साल थी और पैट्रिशिया जॉन बार्लेट से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए इन दोनों ने मिलकर ये किया। लेकिन पैट्रिशिया नाबालिग थी, इसीलिए उसे उम्र कैद की सजा हुई, जबकि जॉनी बार्लेट को सजाए मौत दी गई। अब इससे पहले कि फ्रैंक की आत्मा जॉनी बार्लेट की आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर दी, लूसी वापस उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर फ्रैंक की बॉडी है और वो उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक लगाती है, जिससे फ्रैंक की आत्मा, उसकी चेतना वापस उसकी बॉडी में आ जाती है। लेकिन वापस आने से पहले फ्रैंक की आत्मा ने जॉनी बार्लेट की उस शक्ति को, उस काले चोगे को जिसके पीछे उसकी आत्मा छुपी रहती थी, उससे छीन लेती है। और अब जॉनी बार्लेट किसी के भी दिल में हाथ डालकर उसे नहीं मार सकता। फ्रैंक होश में आने के बाद लूसी को बताता है कि जॉनी बार्लेट वापस आ चुका है और वो दोबारा हत्याएं कर रहा है और तुम्हें किसी भी कीमत पर पैट्रिशिया को घर से बाहर निकालना होगा। लूसी सीधा पैट्रिशिया के घर पर जाती है और वो पैट्रिशिया को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन पैट्रिशिया की मॉम मना कर देती है। वो कहती है कि ये कहीं नहीं जाएगी। लूसी पैट्रिशिया की मॉम को कहती है कि तुम फ्रैंक का चाकू अपनी अलमीरा में क्यों रखती हो। पैट्रिशिया की मॉम बोलती है कि तुम मेरे कमरे में गई थी और ऊपर चली जाती है और पैट्रिशिया भी उसके पीछे चली जाती है। कुछ ही देर बाद पैट्रिशिया वापस आती है और वो कहती है कि मॉम मान गई है, वो पुलिस के पास जाने के लिए तैयार है, वो कुछ ही देर में नीचे आने वाली है। और तभी यहाँ पर जॉनी बार्लेट की आत्मा आ जाती है, लेकिन अब वो लूसी का कुछ भी नहीं कर सकती। पर जॉनी बार्लेट की आत्मा आने के बाद यहाँ पर पैट्रिशिया का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो उससे बात करना, उसे महसूस करना शुरू कर देती है। और जॉनी बार्लेट उसे बोलता है कि हमें सबसे ज्यादा खून करने का रिकॉर्ड बनाना होगा, इसीलिए तुम्हें लूसी को मारना होगा। पैट्रिशिया लूसी को बोलती कि मैं अंदर से अपना कोट लेकर आती हूँ और जब वो अंदर जाती है तो वहां से एक चाकू उठाती है, क्योंकि वो अब लूसी को मारना चाहती है। इसी दौरान लूसी ऊपर जाती है और वो देखती है कि पैट्रिशिया की मॉम की हत्या हो चुकी है, क्योंकि पैट्रिशिया ने अपनी मॉम को मार दिया होता है। पैट्रिशिया ऊपर आ जाती है और वो लूसी पर हमला करती है, पर तब तक यहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है और अब पैट्रिशिया फ्रैंक और लूसी दोनों को मारना चाहती है। ये दोनों एक कमरे में चले जाते हैं और वहां पर जॉनी बार्लेट की आत्मा एक तस्वीर के जरिए लूसी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उस तस्वीर को तोड़ देता है और जैसी वो तस्वीर को तोड़ता है, जॉनी बार्लेट की आत्मा उसी जार के अंदर चली जाती है जिसके अंदर पैट्रिशिया के पिता की अस्थियां हैं। और जैसी उसकी आत्मा अंदर जाती है, फ्रैंक ऊपर से ढक्कन बंद कर देता है, लेकिन जब फ्रैंक उस पर नाम पढ़ता है तो उस पर नाम होता है जॉनी बार्लेट का। यानी कि पैट्रिशिया ने लूसी को झूठ कहा था कि इसके अंदर उसके पिता की अस्थियां हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें इसे किसी चर्च में ले जाना होगा। लूसी कहती है कि पास में एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर एक चर्च भी है और ये वही हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर जॉन बार्लेट ने 1964 में 11 लोगों को मार दिया था। अब ये उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से वीरान है, क्योंकि उस हादसे के बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद फ्रैंक को वो सारे विजन्स आते हैं जो उस घटना के होते हैं जो सन 1964 में यहाँ पर घटी थी। पैट्रिशिया भी यहाँ पहुंच जाती है और वो इन पर हमला करती है और साथ ही साथ यहाँ पर FBI का वो एजेंट भी पहुंच जाता है जो इस पूरे केस पर काम कर रहा है और उसके हाथ में वो जार आ जाता है जिसके अंदर जॉनी बार्लेट की अस्थियां, उसकी आत्मा है और वो उस ढक्कन को खोल देता है जिससे जॉनी बार्लेट की आत्मा आजाद हो जाती है। और अब वो एजेंट फ्रैंक को भी मारना चाहता है क्योंकि उसके हिसाब से सारे कत्ल फ्रैंक ने किए हैं और इससे पहले कि वो उसे मारता, पैट्रिशिया फ्रैंक की ओर गोली चलाती है। फ्रैंक जानबूझकर नीचे गिर जाता है और वो गोली एजेंट को लग जाती है और इस तरह से एजेंट मर जाता है और फ्रैंक कई मंजिलों से नीचे गिरता है। और अब फ्रैंक को वो पल याद आता है जब उसकी पत्नी का कत्ल जॉनी बार्लेट और पैट्रिशिया ने मिलकर किया था। ये वो घटना थी जिसके बारे में फ्रैंक चाहकर भी याद नहीं कर पा रहा था और इसी दिन उसके अंदर दूसरी आत्माओं को देखने की शक्ति आई थी।
फ्रैंक ऊपर से गिरा होता है, इसीलिए वो कमजोर हो जाता है। और अब यहाँ पर पैट्रिशिया और जॉनी बार्लेट की आत्मा आ जाती है और जॉनी बार्लेट बोलता है कि इसे खत्म कर दो। लेकिन पैट्रिशिया जब उसे मारने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी है और वो अपनी गन से उसका गला घोटकर उसे मार देती है। लूसी चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाती क्योंकि उसे जॉनी बार्लेट की आत्मा ने पकड़ा होता है। और अब पैट्रिशिया लूसी को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां पर फ्रैंक की आत्मा आ जाती है और वो पैट्रिशिया की बॉडी से उसकी आत्मा को बाहर निकाल देती है। और तभी वहां पर एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और फ्रैंक पैट्रिशिया को लेके उसके अंदर जाना शुरू कर देता है और जॉनी बार्लेट को बोलता है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को चाहते हो तो आओ उसे ले जाओ। और जॉनी बार्लेट भी उस पोर्टल के उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और वो पैट्रिशिया की आत्मा का हाथ पकड़कर उसे फ्रैंक की आत्मा से छुड़वा देता है और कहता है कि हम वापस जा रहे हैं और लोगों को मारने। लेकिन तभी वो पोर्टल नर्क का दरवाजा बन जाता है और वहां से एक बहुत बड़ा क्रिएचर निकलता है और ये दोनों के दोनों धरती पर न जाकर नर्क में चले जाते हैं। अब यहाँ पर साइरस और नर्ड की आत्मा फ्रैंक को दिखती है जो कि धरती पर उसकी दोस्त थी और अभी दोनों आत्माएं मुक्त हो चुकी है। वो कहती है कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। यहाँ पर फ्रैंक को अपनी पत्नी की आत्मा भी दिखती है और वो फ्रैंक को कहते हैं कि जाओ खुश रहो। और फ्रैंक वापस धरती पर अपने शरीर में आ जाता है, यानी कि वो जिंदा हो जाता है। और फ्रैंक और लूसी अब धरती पर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं और साथ ही साथ लूसी के अंदर भी अब वो शक्ति आ गई है कि वो आत्माओं को देख सकती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।